नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप अच्छे और स्वस्थ होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी के लिए ज़ोर शोर से लगे होंगे। दोस्तों 67 जो मेंस एग्ज़ाम है, जैसा कि बीपीएससी ने नोटिफिकेशन जारी किया 29 दिसंबर से है। 3 दिन आपका एग्ज़ाम चलेगा और हमने पिछले वीडियो में मेंस स्ट्रेटजी के बारे में बताया था। आशा करता हूं कि आपको जो है वहां से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। आज के वीडियो में दोस्तों हम ये बताएंगे कि किस तरह से जो है लोग आंसर राइटिंग में गलतियां करते हैं। हमने कुछ आंसर राइटिंग कुछ स्टूडेंट्स का लिया है जो प्रैक्टिस कर रहे हैं। उसी आंसर राइटिंग को हम आपके सामने यहाँ पर रखेंगे और वहाँ पे ये बताएंगे कि यहाँ पे क्या गलतियाँ हैं, हमको जो है यहाँ से क्या सीखना चाहिए, ताकि आपको एग्ज़ाम में जो है गलती करने का मौका ना मिले। गलतियाँ आपको जो भी करना है वो मेंस के एग्ज़ाम 29 दिसंबर से पहले कर लीजिए और आपके पास बहुत कम समय रह गया। दोस्तों जिनका भी 67 बीपीएससी पीटी हुआ है उनको बहुत बहुत बधाई हो। उनको अब मेंस के एग्ज़ाम में लग जाना चाहिए। मान लीजिए डेट बढ़ता भी है किसी कारण से तो सबके लिए बढ़ेगा, मगर तैयारी आप जो है अब जारी रखिए, क्योंकि देखिए दोस्तों दिनों दिन क्या हो रहा है, पीटी का जो रिजल्ट जो है कट ऑफ हाई होते जा रहा है। आपका यदि हो गया तो ये मान के चलिए कि इस बार हमको मेंस इंटरव्यू तीनों दोनों एग्जाम जो आपके आगे आने वाले होंगे उसको पार कर जाना है और पीडीएफ में आप अपना फाइनल रिजल्ट देखना है। कि क्योंकि ऐसा नहीं कि आपका इस बार मेंस हुआ, किसी कारण इंटरव्यू नहीं हुआ या किसी कारण मेंस नहीं हुआ तो आने वाला जो बीपीएससी 68 बीपीएससी होगा उसमें पीटी होगा ही, इसका कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, इसीलिए जिनका पीटी हो गया है वो एकदम अपना 100% देने की कोशिश करिए। जिनका नहीं हुआ है, जिनका जो है कमी रह गया है कि हमको क्या करना चाहिए और कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए, हमने उसके लिए भी वीडियो बनाया है। बीपीएससी की तैयारी कैसे करें, कौन सा टॉपिक पढ़े या ना पढ़े, आप जो है पिछले वीडियो हमारा देख सकते हैं और एक स्ट्रेटजी आप अपना के जो है अपनी तैयारी जारी रख सकते हैं। देखिए और बीपीएससी के लिए के बारे में तो सवाल उठ रहे हैं। अब इसका तो समाधान, अब ये अलग टॉपिक है कि इसका समाधान कैसे होगा। ठीक है, करप्शन तो है ही, मगर ये अलग टॉपिक है। मगर तैयारी तो आपको रखना ही होगा। तैयारी मान लीजिए आप आंदोलन में जा रहे हैं या कुछ भी ऐसे कर रहे हैं वो करिए आप, मगर आपको तैयारी तो रखना होगा। घर आके आपको तैयारी करना ही होगा, क्योंकि बीपीएससी एग्जाम लेगा ही, समझ रहे हैं। और हमारा जो है सॉरी आपका जो है क्या हो रहा है, हम जो है उम्र भी बीतता जा रहा है, परिवार में भी हमको जवाब देना है। ये नहीं, आप नहीं बोल सकते हैं कि बीपीएससी में जो धांधली है तो लोग बोलेंगे कि रिजल्ट नहीं आया इसके कारण ऐसा बोल रहा है समाज, ये वो बोल रहा है, समाज बोलेंगे। ठीक है, तो कहने का अर्थ हुआ आपकी तैयारी आप कुछ भी करिए, मगर आपका पढ़ाई नहीं छूटना चाहिए। एक रूटीन होना चाहिए, हर वीक का रिवीजन का अलग रूटीन में और उसके बाद मंथली का अलग रूटीन होना चाहिए, पीटी का अलग रूटीन। पीटी जो तैयारी कर रहे हैं कुछ कुछ मेंस का भी टॉपिक देखते रहिए, तो पढ़ाई आपका रिदम टूटना नहीं चाहिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो में कि लड़के जो हैं, स्टूडेंट्स जो हैं, लड़के या लड़कियां, हमारी भाई बहनें जो है कहाँ गलतियां करते हैं उसके बारे में हम आज के वीडियो में बताएंगे। तो ये है, देखिए सबसे पहले दोस्तों ये याद रखिए कि क्वेश्चंस, देखिए आपको मान लीजिए ये क्वेश्चंस है, क्वेश्चन थोड़ा अपने मन से बनाया गया, कहीं से लिया गया होगा स्टूडेंट के द्वारा। हरित क्रांति, ग्रीन रेवोल्यूशन ने भारत में अनाज की उत्पादकता को बढ़ाया है, परंतु इसके नकारात्मक प्रभाव भी है, इसकी आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। इस क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि हरित क्रांति क्या है, इस और इसके सकारात्मक या नकारात्मक या उसी को आलोचनात्मक जिसको बोलते हैं, उसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पॉइंट बताने के लिए आपको बोल रहा है। तो पहले देखिए ये सुनिए स्ट्रेटजी कैसा होना चाहिए। मान लीजिए आप जीएस 1 पेपर दे रहे हैं, तो आपको कितने कुल क्वेश्चंस का जवाब देने हैं, कुल 8 क्वेश्चंस का जवाब देने हैं। 3 घंटा टाइम रहता है, 3 को 60 मिनट से गुना कीजिएगा, कितना होगा 180 मिनट आपको रहते हैं 8 क्वेश्चन में। यदि 180 को 8 से भागा दीजिएगा तो कितना आएगा 22.5 मिनट। मतलब एक क्वेश्चन को लिखने के लिए आपको 22 से 22.5 मिनट आपके पास रहते हैं। और 22.5 मिनट मान लीजिए हैं, आपको एक क्वेश्चन कितना जवाब देना है, 400 वर्डों में देना है। तो जोड़ लीजिए, इसमें 400 वर्डों में देना है ना, तो मान लीजिए 400 वर्ड में देना है, तो 4 पेज आप रखिए। 4 पेज आपके पास 22.5 है। एक मान लीजिए 100 वर्ड है, 400 वर्ड में देना है, 100 वर्ड के लिए आपको कितना क्वेश्चन मिलेंगे, 5 मिनट में लिखना है। कोई बड़ी बात नहीं है। यदि आपकी तैयारी अच्छी है, कंटेंट अच्छा है,
प्रेजेंटेशन आपको करने का प्रैक्टिस आपने काफी किया है, प्रेजेंटेशन करने का कि इंट्रोडक्शन में क्या, बॉडी में क्या, कंक्लूजन में क्या, ये सब चीज की काफी आपने प्रैक्टिस किया, तो 5 मिनट भी आप 100 वर्ड में काफी है आपके लिए, ठीक है। ये मतलब ये नहीं बोल रहा हूं कि सर ऐसे ही फेंक रहे हैं, ऐसे कुछ नहीं हो, 5 मिनट में कैसे लिख लेंगे, ये हम आपको बताएंगे, प्रैक्टिस से होगा आपको। तो ये 100 वर्ड्स में 5 मिनट है, तो 100 गुने कितना, 100 गुने कितना हो गया 5 मिनट, मतलब आपको 4 क्वेश्चन देना है, तो 5 गुने 4 मिनट मतलब 20 मिनट, 5 गुने 4 20 मिनट में जो है आप जो 400 शब्द को जो है आराम से लिख सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास एक्स्ट्रा टाइम कितना बचा, 22.5 है एक क्वेश्चन में, तो 2 हमको जो है 2.5 जो है हमारे पास टाइम बचा। मान लीजिए अब 18 या 17, आप 2.5 मिनट में आप क्या करें। देखिए सबसे ज्यादा जो जरूरी है आंसर राइटिंग लिखने के लिए, पहले क्वेश्चंस को समझना कि क्वेश्चंस क्या बोल रहा है। ये नहीं कि हरित क्रांति सुना, जो जानते हैं हरित क्रांति के बारे में लिख डालना है, ये कदापि नहीं करना है। यही मैक्सिमम लोग गलती करते हैं कि हरित क्रांति है, हरित क्रांति के बारे में जो जानते हैं लिख डालो और पेज को भर देना है, ग्रेजुएशन के एग्जाम की तरह। ऐसा नहीं, अब ग्रेजुएशन के एग्जाम में भी ऐसा नहीं हो रहा है। आप जो है प्रोफेसर भी अच्छे तरीके से कॉपी जांच कर रहे हैं और कि लड़का क्या लिखा हुआ, ये होना भी चाहिए। तो ऐसा नहीं कि आप जो है पुराने तरह, जब कॉलेज में नहीं रहा तो यहाँ पे आप कैसे लिखिएगा। मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में, क्योंकि आपको यहाँ पे खुश किसको करना, जो रिटायर्ड प्रोफेसर हैं उनको बहुत सारे प्रॉब्लम है, और यदि आप वो घर के टेंशन को, यदि आप आपके आंसर देख के वो टेंशन में आ गए तो फिर आपको वो टेंशन में डाल देंगे। समझ रहे हैं बात को। तो आपको ध्यान रखना है कि हमको क्वेश्चन समझना है। तो आपको यदि 2.5 मिनट यहां से आप ले लीजिए, मान लीजिए 3 मिनट यहां से ले लिए, और आपका प्रैक्टिस है तो अब 17 से 18 मिनट में जो है क्वेश्चंस को 400 वर्ड में आप लिख सकते हैं। तो 2 मिनट यहां से उठा लिए, 3 से 4 मिनट इस क्वेश्चंस को आप पढ़िए, समझिए, क्योंकि क्वेश्चंस में जो है एक आयाम, डायमेंशंस नहीं होते हैं, कई आयाम होते हैं। जैसे इसमें हरित क्रांति क्या है, उस हरित क्रांति ने अनाज की उत्पादकता को बढ़ावा है। स्वाभाविक बात है, हरित क्रांति से क्या हुआ, उत्पादन बढ़ा, हमारी निर्भरता, जो हम अमेरिका से अनाज मंगाते थे वो अब निर्भरता जो है हमारी, जो है अब हम उसको इंपोर्ट नहीं करते थे हमारी, और हमारी जो है फुलफिलता क्या है, हमारी जो यहीं से भारत में इतना उत्पादन होने लगा, तो अनाज का उत्पादन तो बढ़ा, मगर इसके फायदे नुकसान भी है बोल रहा है। इसका मतलब आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए, मतलब कहने का अर्थ वही पूछ रहा है, यदि क्वेश्चंस बनेगा हरित क्रांति क्या है, इसके समालोचनात्मक या आलोचनात्मक व्याख्यान कीजिए, मतलब इसके पॉजिटिव और निगेटिव को बताइए। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि तो इसमें क्वेश्चंस को हमने पढ़ा, तो पहला आपको क्या करना है, क्वेश्चंस को समझना है। क्वेश्चन समझने के बाद उसके सारे डायमेंशन को समझना है कि कितना डायमेंशन है, ये ऐसे अपने मन से क्वेश्चंस लिखा है, ठीक है। तो कहने का अर्थ हुआ बीपीएससी का क्वेश्चंस देखिएगा तो काफी डायमेंशंस होते हैं, डायमेंशंस को समझना है और ये पॉइंट सोचना है कि हमको इसमें क्या क्या पॉइंट देना है। मतलब मान लीजिए आपको सकारात्मक, आपको जो है आलोचनात्मक बोल रहा है, तो मान लीजिए हरित क्रांति क्या है इसके बारे में समझ लिया, फिर उस पर दिमाग पे आइएगा इसका पॉजिटिव निगेटिव पॉइंट क्या है, 10 पॉइंट पॉजिटिव, निगेटिव पॉइंट क्या है 10-12 पॉइंट। उसके बाद इसको जो है आगे की राह क्या होगा, मतलब इसमें जो है क्या अच्छा किया जा सकता है हरित क्रांति, जिससे धारणीय विकास हो, समावेशी विकास हो, और हरित क्रांति की आवश्यकता है कि नहीं, प्रासंगिकता है कि नहीं, उसके बाद जो है और निष्कर्ष पे हम लिखेंगे। और देखिए निष्कर्ष के बारे में जो है ना, ये बहुत गलत अवधारणा है कि निष्कर्ष मतलब कुछ भी ऐसा लिख ले, नहीं। निष्कर्ष में एक चीज हमेशा याद रखिएगा, जो आप उपयुक्त में निष्कर्ष से ऊपर आप बॉडी और में जो बात का जिक्र किए हैं और आपने इंट्रोडक्शन में, प्रस्तावना में जिक्र किया है लिखने टाइम में, उसी का तालमेल होना चाहिए निष्कर्ष। निष्कर्ष उसी से मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने निष्कर्ष में उन बातों को लिखा है जो बात आपने ऊपर चर्चा ही नहीं की है। इस चीज का ध्यान रखिएगा, बहुत कुछ ध्यान रखा जाता है आंसर राइटिंग में, इस चीज का ध्यान रखिएगा। दोस्तों एक बात मैं और बता दूं, बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये मैसेज या फोन आता है कि सर हमको आंसर राइटिंग लिखने में डर लगता है, हम आंसर राइटिंग लिख नहीं पाते हैं, ठीक है, क्या कारण है। तो उसका कारण है डर, उसके अंदर डर बैठा हुआ, क्योंकि आंसर राइटिंग क्या है, आंसर राइटिंग क्या है समझिए, आंसर राइटिंग क्या है। जैसे आंसर राइटिंग के बारे में ये बोला जाता है, जितना पूछा जाए, क्या मैंने बोला, जितना पूछा जाए, जो पूछा जाए उसी का प्रस्तुतिकरण है। समझ रहे हैं बात को। जैसे बोला जाता है ना कि
किसी आदमी को, कोई आदमी हम्बल कैसे होता है, विनम्रता सुने ना, हम्बल शब्द एक विनम्रता होता है कि सामने वाला कोई बहुत आदमी आपको विनम्र मिलेगा, कि विनम्र मतलब कहने का अर्थ हुआ उससे आप जितना ही पूछिएगा ना उतना ही जवाब देगा, सटीक जवाब देगा, समझ रहे हैं। और कोई ऐसा भी होता है कि आप उस पॉइंट पे जो है बकर 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 किए जा रहा है, और लास्ट में कोई एक ऐसा इंसान भी होगा जो एक शब्द बोलेगा उस सारे का मतलब हो जाता है। तो यही होता है आंसर राइटिंग। आंसर राइटिंग में जो आपसे पूछा जाए, जितना पूछा जाए उतना का ही जवाब दीजिए, समझ रहे हैं बात को। इस चीज को आप जो है ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं कि आपको हरित क्रांति मिला और हरित क्रांति पे जो है आप टूट पड़े। एक चीज तो ये, अब टाइम टेबल, क्वेश्चंस को समझना है, क्वेश्चंस के आयाम को समझना है। और एक और है, जैसे कभी कभी कुछ स्टूडेंट्स का ये होता है, खासकर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स का, कि सर जो हम हिंदी लिखते हैं तो हिंदी का जो शब्द होना चाहिए भारी होना चाहिए क्या, कलिष्ठ होना चाहिए? नहीं नहीं, बहुत लड़का जो है इसी में जो है घुरा हुआ है कि हमको जो हिंदी आती है वो सामान्य हिंदी आती है, हमको कलिष्ठ हिंदी नहीं आती है। तो कलिष्ठ हिंदी के लिए ऐसा नहीं कि आप जो है मार्केट गए और शब्दकोश ले आ गए और डिक्शनरी रट रहे, नहीं 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 नहीं। मैंने आपको क्या बोला, ये एक ऐसा चीज है आंसर राइटिंग, जितना पूछा जाए, जो पूछा जाए उसका सरलीकरण है, उसको आप कितने इजी वे में सामने वाले के पास रख रहे हैं, समझ रहे हैं बात को। मान लीजिए कभी कभी प्रोफेसर साहब क्या होते हैं, इंग्लिश मीडियम के होते हैं और उनको हिंदी मीडियम का कॉपी जांच कर रहे हैं, तो हिंदी यदि कलिष्ठ हो जाता तो उनको भी थोड़ा समझने में दिक्कतें आती है। तो इसका मतलब ये नहीं कि उन्हें उसके लिए नहीं लिखना है। सिंपल सी बात है कि आप किसी से कोई क्वेश्चंस पूछे और सामने वाला मान लीजिए हिंदी का बहुत बड़ा जानकार हो गया और हिंदी में वो जवाब दे रहा है, एकदम ऐसे ऐसे वर्डों का व्याख्यान दे रहा है, ऐसे आंसर आपको दे रहा है वर्ड लेके, जिसे आपने नहीं समझा, तो आप क्या होइएगा, सामने वाले से इरिटेट हो जाइएगा। और वही बगल में कोई एक आदमी खड़ा रहेगा और उसी भाषा को जो है आप सामान्य भाषा, जो सामान्य हिंदी भाषा है उसमें बोलेगा, तो आप उससे प्रभावित हो जाइएगा, समझ रहे हैं बात को। इसीलिए आप जो है हिंदी शब्द को जो है ना कलिष्ठ बनाने पर मेहनत मत करिए, आप मेहनत करिए कि इसमें आंसर राइटिंग को हम कैसे प्रेजेंटेशन करें, प्रस्तुत करें, हम कैसे जो है क्वेश्चन जो पूछा जाए उस डायमेंशन को समझे, हम किस हिसाब से, ये लिखने से पहले हमारे दिमाग में आ जाना चाहिए कि इसमें ये पॉइंट लिखना है, उसके बाद उसको जो है हम सजाए, हमको इस पे ध्यान देना है, ना कि एकदम कलिष्ठ भाषा पे। इसका भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो देखिए इन्होंने क्या लिखा है, हरित क्रांति ने भारत में अनाज की उत्पादकता को मैंने आपको पढ़ा दिया। आप देखिए अब यहाँ पे है कि यहाँ पे शुरुआत क्या करना है आपको, कि सबसे पहले हरित क्रांति के बारे में बताना है कि हरित क्रांति क्या है। सबसे पहले हरित क्रांति क्या है, हरित क्रांति जो है क्यों आई, मतलब हरित क्रांति तो आई, ग्रीन रेवोल्यूशन क्यों आई, उसका कारण क्या है, पहले उसके बारे में बताना है। जब हरित क्रांति क्या है, हरित क्रांति का कारण क्या है, फिर हरित क्रांति के आप सकारात्मक पॉइंट पहले लिख सकते हैं, फिर आप नकारात्मक पॉइंट लिख सकते हैं। ऐसा नहीं कि बीच में ढुका दिया, कहीं सकारात्मक ढुका दिया कहीं नकार, नहीं, ऊपर में होना चाहिए। मान लीजिए एक सकारात्मक लिखे हैं तो उसी पॉइंट को आप नकारात्मक लिखना है, समझ रहे हैं। तो इससे क्या होगा कि आप जो ऊपर में पॉजिटिव पॉइंट लिखे हैं उसी का आप काउंटर क्वेश्चंस कर रहे हैं। या आपने मान लीजिए आंसर नकारात्मक पहले लिखा, ऐसा नहीं कि कोई पहले क्या लिखे, पहले आप कुछ भी लिखे नकारात्मक बातें, तो नकारात्मक मान लीजिए 10 पॉइंट आपने लिखा, उसी का काउंटर में आपको सकारात्मक लिखना है, समझ रहे हैं बात को, साथ साथ में नहीं लिखना है। उसके बाद आप आगे की राह में ऐसे लिख सकते हैं कि आप जो वे फॉरवर्ड में हम क्या लिखें, क्या संभावनाएं हो सकती है। उसके बाद जो है आप निष्कर्ष में जाइए। एक चीज मैंने आपको जो है एक वीडियो में आपको बताया था कि नहीं बताया था, मैंने इंट्रोडक्शन तो आपको बताया कैसे लिखना है। एक बॉडी के बारे में आप याद रखिए कि बॉडी में आप जब भी लिखेगा, तो मैंने आपको मैप, डायग्राम, टेबुलेशन ये सब बताया था, उसमें यह भी रखना चाहिए कि आपका जो सोच होना चाहिए किसी भी, मान लीजिए कोई टॉपिक है जिसमें जहां तक जो है उसके आयाम बन सके। मान लीजिए कोई टॉपिक है जिसका ऐतिहासिक रूप हो सकता है, मान लीजिए कोई चीज है, मान लीजिए इंडिया नेपाल हम रिलेशंस लिख रहे हैं, तो इंडिया नेपाल का जो है संबंध को ऐतिहासिक बता सकते हैं, धार्मिक बता सकते हैं, राजनीतिक बता सकते हैं, भौगोलिक बता सकते हैं। उसके बाद जो है भौगोलिक हो गया, राजनीतिक हो गया, धार्मिक हो गया, ऐतिहासिक हो गया, और इस तरह से जो है आप तमाम आयाम को जो है लिख सकते हैं। इससे क्या होगा, जो चेक करने वाले हमारे चाचा होंगे, मतलब प्रोफेसर साहब होंगे, उनको ये लगेगा कि क्या मस्त आंसर लिखा है, समझ रहे बात। आपने बोलेगा कि इसने जैसे बोलता है धागा खोल दिया है, वैसे ही आपने धागा खोल दिया, मतलब आपने सारे डायमेंशंस को जो है लिख दिया। तो बॉडी में आप मैपिंग तो जरूर होना चाहिए, फिगर वगैरह,
उसके साथ साथ आपका डायमेंशन होना चाहिए कोई चीज का, इसकी ऐतिहासिक भूमिका, ऐतिहासिक क्या है, इस टॉपिक का मान लीजिए कोई ऐतिहासिक क्या है, ठीक है, ऐतिहासिक क्या है, फिर उसके बाद इसका राजनीतिक क्या है, इसका, हाँ एक नेपाल का याद नहीं आ रहा था, भौगोलिक, भौगोलिक क्या है, ज्योग्राफिकल क्या है। तो ये सब चीज जो है आपके माइंड में होना चाहिए, बॉडी में, कि उस टॉपिक का यदि आप ऐतिहासिक, भौगोलिक, राजनीतिक, धार्मिक, जाति, कुछ भी, एथेनिक ग्रुप, एथेनिक मतलब डायमेंशन, कुछ भी ऐसा कुछ आ रहा है तो उसके बारे में आप 1 लाइन 2 लाइन जरूर लिखिए। इससे आपके आंसर में क्या होता है, वेट बढ़ता है, वजन बढ़ता है। समझ रहे हैं बात को? तो अब इन्होंने ये देखिए, और मैंने और एक बात बताया था कि आपका आंसर क्या होना चाहिए, 4 से 5 लाइन में आपका आंसर होना चाहिए। 4 से 5 लाइन पैराग्राफ जो है, मैक्सिमम 4 होना चाहिए। 4 लाइन से ज्यादा आपका जो है पैराग्राफ चेंज हो जाना चाहिए 4 लाइन के बाद। पैराग्राफ लंबा नहीं होना चाहिए, लंबा होगा तो चाचा जी जो है इरिटेट हो जाएंगे, इरिटेट होंगे तो फिर आपको इरिटेट कर देंगे मार्क्स देके। इस चीज का ध्यान रखिए। और अब आंसर राइटिंग जिन्होंने अभी तक नहीं किया तो उन्हीं को डर लगता होगा। जो आंसर, और डर मिटाने के लिए क्या करना होगा आपको, डेली आंसर राइटिंग, कुछ न, अरे आंसर राइटिंग क्या, मान लीजिए कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं, उसको समझ लिए ना आपने, शुरुआत क्या होगा, आप उसको समझ लीजिए, उसके बाद अपने मन से कुछ भी लिख लीजिए। अभी इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन नहीं समझ में आ रहा है कि यार कैसे लिखें उसको, तो मैंने आपको एडिटोरियल वगैरह बताया था, कुछ चैनल्स के नाम बताए थे, उसमें आप डिबेट सुनिए, और उसके बाद भी आपको नहीं लिखना आ रहा है तो आप क्या करिए, जो भी टॉपिक, मान लीजिए भर दिन में आपने 2 टॉपिक, 1 टॉपिक पढ़ा, मान लीजिए भर दिन में आपने क्या क्या किया इसके बारे में भी लिखिए, यहीं से ही शुरुआत करिए। आज मैं सुबह इतने बजे उठा, ये किया, वो किया, उसके बाद फाइनल कंक्लूजन लिखिए कि हमको इस तरह से करेंगे तो क्या होगा, आपका रिजल्ट नहीं होगा, हमको ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, ये सब चीज लिखिए, कुछ भी लिखिए, शुरुआत करिए। उसके बाद धीरे धीरे आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं उसको आप समझ लिए, मान लीजिए कोई डिबेट देखे या एडिटोरियल पढ़े किसी लेखक का आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, उसको समझा, उसको अपने शब्दों में लिख लीजिए। समझ रहे बात को? तो जब तक आप लिखिएगा नहीं तो आपके अंदर का डर जाएगा नहीं। और कई स्टूडेंट्स ये भी सोचते हैं अरे छोड़ो नहीं यार, एग्जाम के टाइम में, मेंस में हम देखा जाएगा, मेंस में ही डायरेक्ट जाके लिख लीजिए। सोचिए आपको यहाँ डर लग रहा है, वहां आपको ये लग रहा है कि हमको यहाँ पे कुछ लिखना है, सोचिए कितना बैड आपका इंप्रेशन जाएगा मेंस में। मेंस क्या, यदि आप मेंस, क्या होता है युद्ध जो होता है, यदि आप योद्धा हैं, युद्ध भी यदि आप खूब मेहनत से लड़े, हार गए वो अलग बात है, मगर आप एक योद्धा की तरह लड़े तो नेक्स्ट युद्ध के लिए जो क्या होता है, एक अच्छा रिजल्ट, एक अच्छा जो है कॉन्फिडेंस आता है। मगर आपने युद्ध अच्छा से लड़ा ही नहीं तो आपका नेक्स्ट युद्ध भी क्या हो जाएगा, इससे भी बेहतर हो जाएगा। समझ रहे हैं क्यों? क्योंकि आपने आंसर राइटिंग का प्रैक्टिस नहीं किया। जब तक आप आंसर राइटिंग का प्रैक्टिस नहीं करिएगा तब तक आप, जो आपका कमीशंस का एग्जाम है कि बीपीएससी, अदर स्टेट या यूपीएससी, कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे मेन जरूरी है आंसर राइटिंग। समझ रहे हैं? इस चीज को याद रखिएगा, हम बार बार बोल रहे हैं। तो इसमें देखिए स्टूडेंट्स ने क्या किया है कि देखिए इन्होंने शुरुआत किया है 1960 के दशक में, 1960 के दशक उत्तरार्ध में खाद्यान्न आपूर्ति की समस्या को समाप्त करने, किसी विस्थापित कर प्रौद्योगिकी युक्त कृषि को अंगीकार कर उद्देश्य हरित क्रांति को लागू किया जाए जिससे खाद्यान्न की उत्पादन वृद्धि हो एवं खाद्यान्न। तो देखिए इनको इंट्रोडक्शन जो है इनका जो है, पहली बात ये देखिए 6 से 7 लाइन में ही दे रहे हैं। सबसे बड़ा गलती तो यही है। देखिए गलती कैसे पकड़िए, देखिए खुद समझिए कितना बड़ा लाइन में दे रहे हैं और क्या लिख रहे हैं। पहले यहाँ पे हरित क्रांति का डिफिनीशन बताना चाहिए कि हरित क्रांति क्या है। उसके बाद मैंने बताया कारण के बारे में आप जाइए। फिर उसके बाद देखिए इन्होंने फिर क्या लिखा है, हरित क्रांति के 2 चरणों में लागू किया गया। मतलब जैसे उनको जो मिला, मान लीजिए ये किताब का ही, वैसे इनके कंटेंट पढ़िएगा, किताब से इन्होंने ज्यादातर सहारा लिया है कंटेंट को। तो एक बार और मैं बता दूं आपको, जब भी आपको लग जाए कोई टॉपिक पे मेरा अच्छा पकड़ हो गया, उसको किताब का सहारा नहीं लिखना, किताब से लिख के जो है प्रैक्टिस नहीं करना, फिर आदत हो जाएगी किसी का, जब तक हम वो किताब नहीं देखेंगे तो हमको वो कंटेंट ही याद नहीं आएगा। समझ रहे हैं? आपको पूर्ण कॉन्फिडेंट हो जाएगी इसके बारे में, अच्छा आंसर लिख सकते हैं, कुछ भी बकैती भी कर सकते हैं लिखने में, तो वो भी शुरुआत में करिए, मगर किताब का सहारा नहीं लेना है। ऐसे में क्या होगा कि आप किताब के वर्डों को लिखिएगा, फिर आपको लगेगा कि हमने आज 2 आंसर राइटिंग लिख लिया, मगर आपने किताब का सहारा लिया। तो उसके बाद क्या होगा, कोई आप टेस्ट सीरीज दे रहे हैं या एग्जाम दीजिएगा तो आपको लगेगा हम तो मेहनत करके जा रहे हैं, मगर आप सहारा क्या लिए हैं, आंसर राइटिंग लिखने टाइम में आपने किताब का सहारा लिया है। ये चीज नहीं होना चाहिए। जो लिखना है बिना किताब का लिखना, इस चीज का ध्यान रखिए। इन्होंने फिर देखिए यहाँ पे क्या किया,
पश्चिमी उत्तर प्रदेश जैसे समृद्ध राज्यों में गेहूं उत्पादकता करने वाले क्षेत्रों तक सीमित रहा। यहाँ पे देखिए फिर इन्होंने यहाँ पे शुरुआती कर दी निगेटिव पॉइंट से। अभी ये जो है कंक्लूजन, ये जो है इंट्रोडक्शन अच्छा से नहीं बना है, ये चीज है, समझ रहे हैं। द्वितीय चरण में हरित क्रांति का व्यापक स्तर पर कई राज्यों में विस्तार हुआ, जिससे भारत जो इनको लगा खाद्यान्नों की दृष्टि से केवल आत्मनिर्भर हुआ, बल्कि कृषि उत्पादों को निरंतर बना रहा। हरित क्रांति के काल में ये यहाँ पे पॉजिटिव बात बता रहे हैं, ये यहाँ पे पॉजिटिव बात बता रहे हैं, मगर एक लाइन उन्होंने यहाँ पे शुरुआत में क्या लिख दिया, ये जो है पंजाब हरियाणा तक ही सीमित रहा, तो नेगेटिव किया, फिर उन्होंने पॉजिटिव बताया। इंट्रोडक्शन में जो है इनको हरित क्रांति के बारे में बताना चाहिए, हरित क्रांति के बारे में बताना चाहिए, हरित क्रांति क्या है इन्होंने उसके बारे में नहीं बताया, ठीक है। फिर उन्होंने 1960 के दशक से जो है उत्तरार्ध में जो है खाद्यान्न आपूर्ति की समस्या को विस्थापित कर इन्होंने ये बताया है कि हरित क्रांति जो है क्यों लाई गई, मतलब क्यों लाई गई 1960 के दशक में। उसमें भी जो है उन्होंने सारा पॉइंट को नहीं लिखा, एक पॉइंट करके इन्होंने लिखा है, ठीक है। तो यही होता है, जो चाचा कॉपी देखेंगे तो उनको फिर गुस्सा आ जाएगा, क्योंकि क्वेश्चंस जो पूछ रहा है उसी के अकॉर्डिंग लिखिए। इसमें आपको लिखना था हरित क्रांति क्या है, हरित क्रांति क्यों लाई गई, और इससे पहले ऐतिहासिक में जाइएगा तो हरित क्रांति जैसे किन देशों से लाया गया, किसका जो है कॉन्सेप्ट था, ये सब चीज लिखिएगा ना तो थोड़ा जो है आपके जो है वेट बढ़ेगा। तो क्या होता है कि देखिए क्या होता है, आप यहां से पढ़िए, अब पूरा पढ़ते जाइए, तो पढ़ने में जब मजा आएगा तभी आप दूसरा लाइन, तीसरा लाइन, चौथा लाइन, क्योंकि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया, तो जो आपको कॉपी जांच करेंगे तो उनको क्वेश्चन समझ में क्वेश्चन तो उनको समझ में आएगा ही, तो उनको एक दो लाइन पढ़ेंगे तो लगेगा कि ये कुछ बात, जैसे हमको पढ़ने के दौरान क्या लग गया, यहाँ पे पॉजिटिव लिखा है, फिर यहाँ पे जाकर फिर उन्होंने यहाँ नेगेटिव लिखा है, फिर यहाँ पे उसने पॉजिटिव शुरुआत कर दिया, तो कभी इधर कभी उधर, तो क्या होगा, ऐसे करके आपको टिक कर देगा, 1 नंबर 2 नंबर ऐसे करके दे के आपको, मान लीजिए बहुत अच्छा लिखे हैं तो 5 नंबर 6 नंबर आपको दे देगा। तो ये गलती आपको नहीं करना है, पहले क्वेश्चंस को समझना है, समझ रहे हैं, क्वेश्चंस को समझ के यहाँ पे पहले पॉजिटिव और निगेटिव लिखना था आपको, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, एक साथ कभी पॉजिटिव कभी निगेटिव। नेक्स्ट में इन्होंने देखिए हरित क्रांति के, देखिए आगत, ये पहले उनको लिखना चाहिए, हरित क्रांति क्या है, हरित क्रांति के आगत क्या है, तो देखिए ये। उसके बाद देखिए ऐतिहासिक कारण, ये कहाँ पे फिर लिख रहे हैं, इनको शुरुआत में लिखना चाहिए, तो ये ऐतिहासिक कारण यहाँ पे लिख रहे हैं, पहले पेज में ये सब होना चाहिए, ठीक है, पहले पेज में ये होना चाहिए। देखिए यहाँ पे हरित क्रांति के नकारात्मक प्रभाव बता रहे हैं, हरित क्रांति के ये नकारात्मक प्रभाव, देखिए पीएल समझौता हुआ अमेरिका के साथ, ये सब क्या ऐतिहासिक बातें हैं। हरित क्रांति जो है आई किस कारण से, ये ऐतिहासिक बातें थी, इसको शुरुआत, ऐतिहासिक बात आप शुरुआत में रखिए, ना कि बीच में आके रखिए बॉडी वगैरह में, ये चीज बहुत बड़ी गलती काम कर रहेंगे आप, फिर चाचा जी जो है नाखुश हो जाएंगे। देखिए हरित क्रांति का नकारात्मक प्रभाव, इन्होंने जो है शायद सकारात्मक प्रभाव जो है नहीं दिया है, ये देखिए ये भी गलती है। और देखिए यहां से उन्होंने 1 लिखा, इसका भी ध्यान लिखिए, फिर इन्होंने 2 लिखा, 2 का जो है क लिख दिया, ख रासायनिक पारिस्थितिक प्रभाव, ये पारिस्थितिक प्रभाव है, ठीक है, इनका सही है। देखिए ना इन्होंने नकारात्मक प्रभाव लिखा, नकारात्मक प्रभाव में कुछ बात लिखा, सामाजिक आर्थिक प्रभाव इन्होंने लिखा, और दूसरा क्या लिखा इन्होंने, भाई नकारात्मक प्रभाव के बारे में नहीं लिखा और सीधे निष्कर्ष लिख दिया। तो क्या होगा इससे, जो आपसे क्वेश्चंस पूछा गया, जो डायमेंशन पूछा गया उस डायमेंशन के अकॉर्डिंग है नहीं, तो 3 नंबर 4 नंबर बैठा के जो है आपको छोड़ देगा। तब सोचिए कैसे एग्जाम पास कर पाइएगा। और इन्होंने देखिए क्या गलती की, और एक गलती और है, बहुत सारे स्टूडेंट्स करते हैं, वो गलती ये है, इसको भी जो है आप देख लीजिए, देखिए यहां पे बताता हूं, ये देखिए काट छाट, आप गलती किया, यहां पे देखिए कितनी गलती है, ये से भी बहुत इरिटेट होता है, ये बहुत इरिटेटिंग है, समझ रहे हैं बात को। यदि आपसे कोई गलती लाइन या कोई ऐसा वर्ड लिखा जाए तो आपको सिर्फ क्या करना है, इसके बदले जैसे मान लीजिए रासायनिक है तो हल्का सा ऐसे काट देना, हल्का सा पेन से जो है काट देना है, हल्का सा एक बार उस पर पेन हल्का से चला देना, उसके बाद कुछ नहीं करना है, ऐसे नहीं करना है ये बच्चे की तरह, समझ रहे हैं बात को। तो इसको याद रखिएगा कि ऐसे करके घिच पिच नहीं करना। देखिए कितना बुरा लग रहा है, देखिए देखिए
कितना खराब लग रहा है ये। मैं यही चीज आपको दिखा रहा हूं कि एग्जाम, अब इसका सटीक आंसर क्या होगा मैं उसके बारे में नहीं चर्चा कर रहा हूं, वो आप जो है अच्छी तरह से जानते होंगे, मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। और ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए गलतियां को मैं बता रहा हूं कि आपको क्या क्या गलतियां करते हैं। देखिए कितना काटकुट है, बस हल्का से एक पेन चला देना चाहिए, बस समझ जाएगा, समझ जाएंगे चाचा जी। ये देखिए नकारात्मक सकारात्मक बताया नहीं, और सीधे आके इन्होंने, अब निष्कर्ष पे देखिए, निष्कर्ष में इन्होंने हरित क्रांति से भारतीय खाद्य श्रृंखला में विष का स्तर अधिक हो रहा है, विषमता का स्तर अधिक हो रहा है, अतः हमें एक ऐसी हरित क्रांति की आवश्यकता है जो धारणीय विकास पर आधारित हो। देखो बहुत अच्छा बात है, इन्होंने निष्कर्ष अच्छा लिखा है कि ऐसी हरित क्रांति की हमें आवश्यकता है। इन्होंने देखिए हमेशा जो है निष्कर्ष में संभावना ही भी देखा बतानी चाहिए। संभावना से ये लगता है कि देखिए आप एक ब्यूरोक्रेट्स बनने जा रहे हैं, तो ब्यूरोक्रेट्स में जो है फ्यूचरिस्टिक जो है भविष्यकालीन सोच भी होना जरूरी होता है। ऐसा नहीं कि अरे कुछ नहीं होने वाला है, मतलब होता है ना कि आंसर मान लिख दिए कि अरे हरित क्रांति से तो पॉजिटिव और नकारात्मक बात हुई, सकारात्मक नकारात्मक। अब निष्कर्ष में हम लिख दे, ऐसे ना लिखें कि ऐसे बोलने में कि अरे हरित क्रांति जो है फेल हो गई, हरित क्रांति आप लागू भी कर दिया जाए तो कुछ फायदा होने वाला नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होना, मतलब ऐसा होता है ना कुछ बात ऐसे लिख देना कि लगेगी कि नकारात्मक आप लिख रहे हैं निष्कर्ष। तो निष्कर्ष हमेशा जो है पॉजिटिविटी होना चाहिए, समझ रहे हैं, और भविष्य फ्यूचरिस्टिक होना चाहिए, भविष्यकालीन होना चाहिए। तो इन्होंने एक अच्छा लिखा है कि धारणीय विकास पर आधारित हो, मतलब हरित क्रांति का ऐसा नहीं होना चाहिए, हरित क्रांति से कुछ ही राज्यों को फायदा हुआ तो इससे क्या हुआ, तो कुछ ही राज्यों के, उसमें भी कुछ ही जिनके पास लैंड था उन्हीं को फायदा हुआ। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि हरित क्रांति हो, जो लैंडलेस हो उनको फायदा ना हो, बड़े लैंड वाले को ही फायदा हो। हरित क्रांति से क्या हुआ, यही तो हुआ घाटा, और कुछ ही राज्यों तक सीमित रहा। तो इससे जो हमारा समावेशी विकास है वो क्या हो रहेगा, उस जो है पूरा करने में वो धारा से धारा ही रहेगा एम हमारा। इसीलिए ऐसा हो हरित क्रांति हो जिससे धारणीय विकास हो, सभी राज्यों और सभी लोगों को फायदा हो। साथ ही साथ अभी वर्तमान में एक शब्द चल रहा है जैविक कृषि, बायोलॉजिकल एग्रीकल्चर, इसके बारे में बताएंगे कभी। बायोलॉजिकल कृषि को भी प्रोत्साहन साथ में हो, जिससे क्या होगा, जो वैश्विक विपणन है, मार्केट है, तो यहाँ विपणन मतलब देखिए मार्केट बाजार होता है, तो ऐसे मान लें कि विपणन आपको याद रखना है, जिनको विपणन मतलब समझ में आता है तो ठीक है, नहीं तो यदि किसी को बाजार भी लिखना तो वैश्विक बाजार भी लिख सकते हैं, और सरल शब्द में आप वैश्विक बाजार ही लिखे तो अच्छा है, समझ रहे हैं, इतना कलिश लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो वैश्विक बाजार में जैविक उत्पादकता की मांग अधिक है, ठीक है, आज वर्तमान में बायोलॉजिकल, क्योंकि जनसंख्या लार्ज है और लोगों को अभी जो है जनसंख्या लार्ज होने के कारण क्या हो रहे हैं, बहुत सारे जो है फसल उत्पादन जो है, बहुत सारी खाद डाली जा रही है, जैविक उर्वरक जो पहले समय में होते थे, जैविक उर्वरक जो गाय गोबर ये सब जो जैविक कृषि होती थी उससे वो जो है शरीर के लिए कम नुकसान है, अब उस तरह की जो है खेती होती नहीं है। तो इसके कारण ये बोल रहा है इसमें जो लिखने वाले हैं कि उन्होंने जैविक, साथ ही साथ हरित क्रांति को तो ऐसा करना चाहिए जिससे धारणीय विकास हो, और जैविक उत्पादकता भी, जैविक कृषि पर भी ध्यान देना चाहिए कि लोग की विश्व में जो है इसकी काफी डिमांड हो रही है, समझ रहे हैं बात को, तो इस पे भी ध्यान होना चाहिए। क्यों होना चाहिए कि वैश्वीकरण की इस अवधि में भारत के पास एक अच्छा अवसर है, क्योंकि भारत के पास जो है सबसे ज्यादा आज भी लोग 50% से ज्यादा लोग क्या है एग्रीकल्चर में लगे हुए हैं। भारत की गरीबी का कारण क्या है, एग्रीकल्चर सेक्टर का ग्रोथ नहीं होना है, क्योंकि जनसंख्या का यदि 50% एग्रीकल्चर में ही लगा रहेगा और यदि एग्रीकल्चर का ही ग्रोथ नहीं होगा तो क्या होगा, लोग गरीब ही रहेंगे। तो कहने का अर्थ हुआ कि वैश्वीकरण में इसकी मांग है और भारत अच्छा कर सकता है, क्योंकि भारत जो है कृषि प्रधान देश है। तो जैविक कृषि का यदि प्रोडक्शन होगा तो क्या होगा, जो भारत सरकार, जो भारत के प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, तो उनका जो सपना है कि किसान की आय की दुगुना होना, तो इससे क्या होगा, जैविक कृषि होने से आय भी जो है दुगुना होगी और जिससे यह एक अधिक लाभ अर्जित कर सके। तो इन्होंने मोटा मोटी जो है निष्कर्ष जो है ठीक ठाक इन्होंने लिखा है, समझ रहे। तो निष्कर्ष ये भी होना चाहिए कि आपने जो है ऊपर में जो है इस चीज का विवरण किया है कि नहीं। इन्होंने सकारात्मक बात तो लिखा नहीं है, सकारात्मक में एक दो लाइन लिख दिया, उसमें निगेटिव ढुका दिया है। तो ऐसे में जो है यदि आप इस तरह के निष्कर्ष लिखिएगा तो होता है कि निष्कर्ष तक तो लोग पहुंचेगा ही नहीं, क्योंकि हमने आपको बताया था कि आप चाचा जी को ऐसे बताओ फिगर के साथ या कुछ ऐसे इंट्रोडक्शन बनाओ, तो इंट्रोडक्शन भी पढ़े, बॉडी पढ़े और निष्कर्ष तक आपको जाए, आपको रोकना है यहाँ पे। तो इन्होंने तो इस क्वेश्चन से तो चाचा जी रुकेंगे नहीं। तो निष्कर्ष जो है यदि हम अभी हमको आपको बताना है तो इसीलिए हमने यहाँ पे रुका। तो निष्कर्ष में इन्होंने ठीक ठाक लिखा है, मगर
ऊपर जो बातें का जिक्र है उन्होंने ऊपर जिक्र नहीं किया है, फिर भी निष्कर्ष को हम मान लें कि ठीक है, तो हम निष्कर्ष पे जो है 2 से 3 नंबर हम यहाँ पे बैठा सकते हैं, समझ रहे हैं। और निष्कर्ष ही आपको जो है मार्क्स देता है, इस चीज को याद रखिएगा। इंट्रोडक्शन और आपका कंक्लूजन, ये सबसे ज्यादा आपका मार्क्स है, क्योंकि इंट्रोडक्शन में आप रोकिएगा, उनको आप कंक्लूजन तक खींचिएगा, कंक्लूजन आपका अच्छा रहेगा, आपको मार्क्स मिलेगा। इनका कंक्लूजन ठीक था। अब आइए नेक्स्ट में देखिए, कुछ स्टूडेंट्स इस टाइप के भी क्वेश्चंस लिखते हैं। जैसे इन्होंने उनको क्वेश्चंस ये लिखा, मैं पढ़ के सुना देता हूं, शायद आपको जो है स्पष्ट रूप से क्वेश्चंस नहीं दिखाई दे रहा होगा। ये देखिए, इन्होंने 250 शब्द में इसे लिखा है। मैक्सिमम जो है आपको कितना लिखना चाहिए, 400 शब्द में यहाँ लिखना चाहिए, 400 शब्द से कम नहीं होना चाहिए। यूपीएससी टाइप का क्वेश्चन है। फिर भी मैं यहाँ पे देखता हूं कि पाल साम्राज्य भारत में बौद्ध धर्म और बौद्ध कला के अंतिम महान चरण का साक्षी रहा है। कथन के आलोक में पालकालीन प्रमुख की कला की प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। ये बोल रहे हैं कि पाल साम्राज्य जो था बौद्ध धर्म का अंतिम संरक्षक था। पाल साम्राज्य जैसे ही बंगाल बिहार से खत्म हुआ, तो उसके बाद क्या हुआ, बौद्ध धर्म का जो है पतन शुरू होने लगा। पाल काल तक बौद्ध साम्राज्य जो था, पाल साम्राज्य तक जो है बौद्ध काल जो है बहुत संरक्षित था। तो ये एक क्वेश्चन आया में, और दूसरा ये है कि पालकालीन जो है कला की विशेषताओं को, तो 2 पार्ट में है, तो 2 पार्ट में है, तो मान लीजिए 2 पार्ट में है, तो कम से कम आपको इसमें जो है समझ में आ गया क्वेश्चन। तो आपको इसमें आप लिखना क्या है कि पाल कला के बारे में पहले थोड़ा बहुत लिखना है। पाल कला कब से कब तक रही, क्या उनकी जो है ये थी, उस समय में बौद्ध धर्म का विशेषताएं लिखिएगा। बौद्ध धर्म के उस टाइम में जो है तो मतलब कहाँ तक जो है पाल काल ने जो है, पाल साम्राज्य ने जो है, किस पाल साम्राज्य ने सबसे ज्यादा संरक्षित किया, उसमें भी है। ठीक है, उस पाल देखिएगा कि उस धर्मपाल ये सब जो नालंदा जो है हमारा यूनिवर्सिटी था, तो उसमें जो है उन्होंने जो है काफी सारी जमीन दी। फिर विक्रमशिला विश्वविद्यालय। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि इसमें हमें ये लिखना था कि पाल साम्राज्य के बारे में विवरण लिखना है। उसके बाद साथ ही साथ उस समय में बौद्ध धर्म के बारे में पाल साम्राज्य ने क्या क्या किया, किस तरह संरक्षित करने के लिए उसके लिए क्या क्या हेल्पफुल काम किए, मदद किया, उस चीज को विवरण लिखना है। साथ ही साथ जो है पाल कला की प्रमुख कला की विशेषता, उस टाइम में जो उसकी आर्ट्स थे पाल कला की, उसकी विशेषताओं को इसमें विवरण करना। तो इन्होंने देखिए क्या किया है कि जैसे पाल एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है, ये ठीक है नाम से, ये देखिए ये सब आदत नहीं रखिए, ये फेयर टाइप का आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये सब आदत नहीं रखना है, समझ रहे हैं। ये फेयर टाइप का, ये क्लास में जैसे नोट्स बनाते हैं, पॉइंट लेके आते हैं, या घर में बनाते हैं, ये सब चीज आप में नहीं रहना चाहिए। और इसमें यहाँ परिचय दे भी सकते हैं या ना भी दे सकते हैं, ठीक है, इसका भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये मुख्य भाग, ये बॉडी, ऐसा लिखना जरूरी नहीं है। ठीक है, इसको आप काट के रखिए, और ये पॉइंट नहीं देना, इसका भी ध्यान रखिएगा। अब देखिए उन्होंने पाल का अर्थ बताया संस्कृत में क्या है, और साथ ही साथ उन्होंने पाल साम्राज्य की स्थापना इतना में की, ठीक है, बस हो गया। तो ये भी ठीक है, एक सेकेंड, ठीक है। इनको जो है और इंट्रोडक्शन जो है और भी में देना चाहिए था। इंट्रोडक्शन जो है देखिए अब 250 है, 250 में देखिए इंट्रोडक्शन मान लीजिए 400 वर्ड में है, बीपीएससी के लिए इन्होंने लिखा होगा, तो इनको जो है इंट्रोडक्शन जो है और बड़े में देना चाहिए। इससे नहीं होगा कि पाल का क्या अर्थ है और उन्होंने पाल वंश की कब से कब तक रहा था, इतना देने से नहीं होगा। आपको पाल साम्राज्य के बारे में और ज्यादा डिटेल लिखना होगा। मुख्य भाग में कि उन्होंने क्या लिखा ये देना जरूरी नहीं है। मुख्य भाग में ये है कला कहा जाता है, पाल कला जिसे पाल कला से पूरी भारतीय कला, जैसे भारत बिहार और पश्चिम बंगाल में ये कलात्मक शैली है। पाल कला बौद्ध धर्म का जो है अंतिम महान चरण था। नालंदा बिखरा जैसे मौत शिक्षा कला से महान केंद्र थे, यहाँ पे बौद्ध विषयों से, ये सही है, से बौद्ध देवताओं को चित्रित किया गया था। पाल शासकों ने बौद्ध को अपने राज्य धर्म के में संरक्षण दिया। उनके कला के मंदिरों में एक ही बात को घुमा घुमा के लिख रहे हैं, सो नहीं लिखना एक ही बात को, ठीक है, एक ही बात को नहीं संरक्षण किया उनके समय में, ये एक ही बात को बार बार रिपीटेशन भी नहीं होना चाहिए कि आप एक बात को उसी बात को अलग शब्द में कर रहे हैं, ये भी नहीं होना चाहिए। इसका भी आप ध्यान रखिएगा, इसका भी आप ध्यान रखिएगा।
ठीक है। नेक्स्ट है इन्होंने, ये है, ये पॉइंट हम ऐसे करके मत लिखना है, ऐसे करके भाई नहीं लिखना है, इस टाइप का, इस टाइप की आंसर राइटिंग नहीं होती है, ठीक है ना। पाल कला, इन्होंने गौर के शासक द्वारा किए गए बौद्ध सम्राट कायाकल्प किया और बौद्ध धर्म में अंतर्राष्ट्रीय को बढ़ावा दिया। इसके अलावा ये बहुत अच्छा पॉइंट है। इसके अलावा समर्थन प्राप्त है, पाल वंश के पतन के साथ ही भारत तेजी से पतन हो। देखिए बार बार इस पॉइंट को, बार बार एक ही पॉइंट को जो है बार बार नहीं दोहराना है, इस बात को नहीं लिखना है बार बार, पतन के साथ ही भारत में तेजी से पतन हुआ। आपको ये नहीं लिखना है जो क्वेश्चंस लिखा हुआ है ना कि क्यों पतन हुआ, क्या कारण, तो वो नहीं लिखना, इस कारण से पतन हुआ और ऐसे करके, मतलब क्वेश्चंस को रिपीट नहीं करना, आपको वो सब पॉइंट लिख देना है कि उनको जो लिख चेक करने वाले हैं उनको पता चल जाए कि इन इन कारणों से जो है पाल, जो बौद्ध कला का जो है, बौद्ध धर्म का जो है पाल काल के बाद, पाल साम्राज्य के खत्म होने के बाद जो है पतन हुआ, वो आपको बताना है पॉइंट को, ये लिख नहीं देना है, समझ रहे, इस बात को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। पाल कला की यहाँ पे विशेषता है, तो ठीक ठाक उन्होंने लिखा है। यहाँ पे देखिए नालंदा और जैसे कला महान केंद्र थे, ये पॉइंट भी ठीक है, ठीक है। धर्म में संरक्षण किया, पाल कला जैसे, ये सब पॉइंट इस टाइप का मत लिखना है, बार बार बोल रहा हूँ। प्रार्थना शैली है, ये भी सही पॉइंट है। अंतिम महान संरक्षण था, ये बार बार इसको दोहराना नहीं है, ठीक है। इंट्रोडक्शन ठीक से लिखिए, इतना से नहीं चलेगा। एक सेकेंड, ठीक है। यहाँ पे आइए विशेषता पे, ये पॉइंट ऐसे नहीं चलेगा, ठीक है। पाल वंश के विभिन्न दक्षिण एशियाई देशों में बौद्ध मतों के विचारों का मुक्त आदान प्रदान का मार्ग प्रशस्त, ठीक है। निष्कर्ष भी ठीक ठाक है, मैं निष्कर्ष थोड़ा और बड़ा लिखिए। और दूसरी बात इसमें जो है, ये राइटिंग आपको अच्छी से लिखिए, राइटिंग ऐसा होना चाहिए जो पढ़ने वाला जो है, कॉपी जांच करने वालों को समझ में आए, उनको यहाँ पे प्रॉब्लम मत करिए। यदि आप उनको मेहनत करवाइएगा अपने राइट क्वेश्चंस को पढ़ाने में लग रहा है मेहनत, तो आपका जो है मेहनत किया हुआ चीज को काट देंगे। तो गौर याद रखिएगा कि राइटिंग खूबसूरत होना, हमको भी यहाँ समझ में नहीं आ रहा है कि आपने क्या लिखा है, तो याद रखिएगा एक चीज यहाँ से आपको ये भी पता चल गया इस आंसर से कि राइटिंग जो है अच्छी होना चाहिए, कि हमको पढ़ पाए, जो क्वेश्चन आपका जांचे वो पढ़ पाए। इतनी भी नहीं कि आपने सर मेरी राइटिंग तो बहुत खराब होती है। देखिए राइटिंग, आप लिखा हुआ चीज अपने बगल अगल को दिखाइए, यदि वो पढ़ रहा है ठीक ठाक है आपका तो सही है। अब इस उम्र में आपकी राइटिंग अच्छी नहीं बन सकती है, जो आप राइटिंग बना लिए हैं वही आपका राइटिंग होगा, उसमें थोड़ा सुधार करिए कि कम से कम जो है सामने वाला पढ़ पाए। यहाँ पे हमको समझ में आ नहीं रहा है, ठीक है। तो एक चीज यहाँ से इस क्वेश्चन से हमें क्या पता चला कि राइटिंग भी अच्छी होनी चाहिए, इंट्रोडक्शन थोड़ा बड़ा लिखना चाहिए और एक ही बात को जो है बार बार रिपीट नहीं करना चाहिए, ठीक है। अब आइए हम दूसरे पर जाते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन था, हाँ यहाँ आइए, क्वेश्चन है पॉलिटी से, डीपीएसपी से, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। क्वेश्चन है राज्य की नीति निर्देशक तत्व पवित्र घोषणा मात्र नहीं है, बल्कि राज्य की नीति के मार्गदर्शन के सुस्पष्ट निर्देश हैं, ठीक है। डीपीएसपी के बारे में आप जानते ही हैं, डीपीएसपी जो है अनिवार्य नहीं है कि इसको जो है डीपीएसपी में जितने भी प्रावधान है उसको जो है छोड़ दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के द्वारा, कि आने वाला समय में यदि राज्य को, सरकार को, राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार, तो सभी सरकार को यदि जब आवश्यकता होगी तो इस पे जो है कानून बना सकती है। ऐसा नहीं है कि इस पे अनिवार्य रूप से कि आपको इसके जो जितने भी प्रावधान है उनको लागू करना ही होगा, समझ रहे हैं। तो आप जो आए दिन जो है विवाद का विषय रहता है, जैसे समान नागरिक संहिता, ठीक है, आर्टिकल 44, ठीक है, उसमें जो काफी विवाद रहता है कि जो समान नागरिक संहिता, सभी जो लोक, जब देश एक है, हमारा जो है लोकतंत्र एक है, तो अभी भी जो है अलग अलग धर्मों का अलग अलग नियम है, तो इसके लिए जो एक समान नागरिक संहिता में सिविल कोड होना चाहिए, तो वो क्या है, एक डीपीएसपी में आर्टिकल 44,
तो सरकार पे छोड़ दिया गया। उस समय ऐसे नहीं थे क्योंकि बंटवारा हमारा देश का हुआ था। उस समय यदि सिविल और ये हम सोच रहे थे कि हमारे जो सभी धर्म लोग हैं, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे हो ईसाई हो, चाहे वो जैन हो, तो जितने भी धर्म के लोग हैं वो सब आपस में, क्योंकि धर्म के कारण बंटवारा हुआ था, और यदि हम सिविल नागरिक संहिता उस समय में लागू कर देते तो फिर ये होता कि ये जो धर्म है ये देश जो है एक स्पेसिफिक धर्म वालों के लिए ही है, क्योंकि यहाँ पे जो है हमारे धर्म के लिए जो है कोई वो नहीं है कि हम अपने धर्म के अनुसार जो यहाँ पे जी नहीं सकते, वो काम नहीं कर सकते जो हमारे धर्म है। मगर आने वाले समय में समय की डिमांड हो रही है, ठीक है, कि समान नागरिक संहिता लाया जाए। ये क्या आर्टिकल 44, ये तो ये चलता रहता है। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि राज्य की नीति के मार्गदर्शन के सुस्पष्ट निर्देश है कि ये जो आपका डीपीएसपी है ये घोषणा नहीं है, बल्कि सभी राज्यों को इसको आपको जो है लागू करने का एक निर्देश है, डायरेक्शन। इसे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है। व्याख्या कीजिए और बताइए कि वे व्यवहार में कहां तक लागू किए। इतने सालों में ना 26 जनवरी 1950 को जो हमारा संविधान लागू हुआ था, और अब तक 2022 तक में, अब तक जो है डीपीएसपी में जो भी प्रावधान थे, निर्देश थे सरकार को कॉन्स्टिट्यूशन से, संविधान की तरफ से, तो अब तक कितने क्या क्या मतलब उसमें से क्या क्या लिए गए, कौन से प्रावधान पे जो है कानून बनाए गए, उसके बारे में भी चर्चा बोला गया। तो हमको यहाँ पे क्या लिखना है, बताना है पहले। डीपीएस, ये कथन जो है आपका, ये देखिए कथन कि डीपीएसपी क्या है। डीपीएसपी में जो है ये भी दिखाना है कि ये सिर्फ घोषणा नहीं है कि खाली प्रावधान रख दिया गया, इस पर ध्यान नहीं देना है, इसके सारे प्रावधान, ये प्रावधान ध्यान भी देना है। साथ ही साथ इसमें जो ये है एक तरह से सरकार को निर्देश दिया गया है, तो वो सब चीज भी बोलना है। इसमें आपको ये भी कोशिश करना है कि मान लीजिए जब कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बन रहा था तो उसमें कई डिबेट भी हुआ था, और इसमें जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब जो है इस डीपीएसपी के बारे में बताए भी थे। तो हमको ये कोशिश करना है, देखिए जब भी आप आंसर राइटिंग लिखे, इस टाइप का क्वेश्चन है, तो इसके इस ऐतिहासिक को भी जाइए। यदि आप अंबेडकर साहब को उस बात को लिख देते हैं कि डीपीएसपी के बारे में उन्होंने बताया था कि जैसे विवाद हुआ था कि मौलिक अधिकार, और डीपीएसपी में पूछता है कि कौन बड़ा है, या मौलिक अधिकार को जैसे क्या उस पर जितने भी हमारे राइट्स हैं वो मान्य है, यदि उसमें किसी भी तरह की होगी तो हम क्या जा सकते हैं, कोर्ट जा सकते हैं। और डीपीएसपी जो है राज्य पे छोड़ दिया गया, उसके लिए हम राज्य पे इसके लिए कोर्ट नहीं जा सकते हैं, और ये नहीं बोल सकते हैं हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट को कि ये हमारी डीपीएसपी में है और सरकार इसको लागू नहीं कर सकती है। तो ये अलग प्रावधान है। इस पे जो है डॉक्टर भीमराव साहब ने इस पे जो है अच्छी बात बोली थी, उस बात को लिखना है। तो क्या होता है, आपका वजन बढ़ेगा। समझ रहे हैं बात को, इस चीज को ध्यान रखना। तो यहाँ पे दो बातें हैं, एक तो हमें डीपीएसपी के बारे में बताना है, और डीपीएसपी जो है ये भी बात बताना है कि इस तरह से बताना है कि ये राज्य, ये सिर्फ निर्देश नहीं है, ये मात्र घोषणा नहीं है। डीपीएसपी हम एक बनाने दिए गए हैं, साथ में ये एक निर्देश है सरकार को। तो उस सब तमाम बात इसमें हमको लिखना है। और दूसरा हमारा आयाम क्या है, अब तक किए गए जो भी प्रावधान है डीपीएसपी के जो कानून बने हैं उसको हमको इसमें लिखना था। ठीक है, इन्होंने देखिए शुरुआत जो है राज्य में अनुच्छेद 36 से 51 तक दिया गया। इसे आयरलैंड के संविधान अनुसरण किया गया, जिसका उद्देश्य स्थापना करना, किंतु इसे वैधानिक शक्तियां प्राप्त नहीं है। ठीक है, उन्होंने लिखा। देखिए यहाँ पे काट छीट फिर, और हाँ एक चीज और यहाँ पे इन्होंने अच्छा किया है कि आप जब भी कोई चीज लिखे जो की पॉइंट होता है, मान लीजिए यहाँ पे की पॉइंट है भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51, ये क्या हुआ, की पॉइंट हुआ, इसको अंडरलाइन जरूर करिए। इससे क्या होगा, आप जो प्रोफेसर साहब को जितना कम समय, थोड़ा इससे क्या होगा, समय जो है उनको घटा दिया, तो घटा दिया तो आपको नंबर्स मिलेगा। क्या होता है, मान लीजिए यहाँ पे की पॉइंट्स हो तो यहाँ ऐसे करके जोड़ेगा, कल्याणकारी, उनकी आदत हो जाती है कॉपी जांच कर। वैधानिक शक्ति है, लोक कल्याणकारी है, आयरलैंड से लिया गया 36 से 51, क्या हो गया यार, समझ में आ गया, सही लिखा है। अब मान लीजिए कि आप अंडरलाइन नहीं करिएगा तो उनको एक एक लाइन पढ़ना पड़ेगा, तो मेहनत करवाइएगा तो आपका जो है मेहनत वो यहाँ पे खत्म कर। इस चीज को भी याद रखिएगा कि दूसरा एक कॉपी में आप लिख लीजिए कि की पॉइंट्स को भी हमको अंडरलाइन करना है। की पॉइंट्स को क्या करना है, हमको अंडरलाइन करना है, इसका भी हमें ख्याल रखना है। नीति निर्देशक तत्व के माध्यम से सामाजिक आर्थिक न्याय की प्रदत्त किया जा सकता है, क्योंकि बिना आर्थिक न्याय के राजनीति में नहीं की जा सकती है। एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए राजनीतिक लोकतंत्र अनुच्छेद होना आवश्यक है, क्योंकि अगर इसके संसाधनों का समान वितरण
नहीं हो सकता है। ठीक है, इन्होंने सही लिखा है। ठीक है, हमको यहाँ पे आपको बताना है कि कहाँ गलती करते हैं। देखिए एक चीज और, जब भी आप पैराग्राफ करें, देखिए यहाँ गलती करेंगे, आपको यहाँ पे सुधारना है। जहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे पैराग्राफ आपका खत्म हुआ, ठीक है, यहाँ पे तो आपको जो है ना यहाँ से नहीं शुरू करना है, इस चीज का याद रखिए। या तो यहाँ से यदि मान लीजिए है के पास आपने पूर्ण विराम लगा, तो कोशिश करिए कि थोड़ा हट के यहाँ से आप शुरू करिए। ये जो आप लिखे यहाँ पे जो लिखे हैं स्टूडेंट्स, नीति के निर्देशक तत्वों के, तो यहाँ से आपको लिखना चाहिए। यहाँ से, कहाँ से? यहाँ से, कम से कम यहाँ प्राप्त यहाँ से आप लिख सकते हैं, यहाँ से शुरुआत, या यहाँ से भी आप कर सकते हैं, या यहाँ से डायरेक्ट नहीं करना है। ये एक जो है खासियत है, इसको भी ध्यान रखिएगा। तो ठीक है, तो देखिए आप यहाँ से ये पकड़ में आ गया। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, ये देखिए कार चार्ट, आपको यहाँ पे करना नहीं है। देखिए ये कार चार्ट, ये पैराग्राफ इनका लंबा हो गया, काफी ज्यादा लंबा हो गया। देखिए इसमें क्या गलती किए लिखे हैं, सही या गलत वो अलग बात है, वो कंटेंट की बात है। मगर इन्होंने यहाँ पे क्या किया है कि देखिए एक पैराग्राफ यहाँ से, एक तो गलती किया कि ये यहाँ से शुरू किए हैं, और एक आपको जो है लंबा पैराग्राफ हो गया। मैंने आपको बताया था 4 लाइन मैक्सिमम होना चाहिए आपके एक पैराग्राफ में। ठीक है, उसके बाद देखिए उन्होंने फिर पैराग्राफ को लंबा किया। देखिए पैराग्राफ को बहुत लंबा किया। ठीक है, फिर व्यवहार में लाए गए निर्देशक तत्व के बारे में अभी तक जो जितने भी निर्देशक तत्व का जो कानून बनाया है उन्होंने इसमें बताया है 9-10 पॉइंट। ये देखिए उपयुक्त विधानों से ज्ञात होता है। यहाँ पे निष्कर्ष आप लिख सकते हैं या नहीं भी लिख सकते हैं, कंक्लूजन या निष्कर्ष नहीं लिखने की जरूरत है। कि निर्देशक तत्व देश के शासन में मूलभूत है, अतः निर्देशक तत्व को मौलिक अधिकार का पूरक कहा जाता है, जिससे समस्त व्यक्तिगत अधिकारों का पूर्ण किया जा सके। अतः राज्य पद घोषणा करना राज्य का कर्तव्य होगा। निष्कर्ष भी इन्होंने सही लिखा है, ये सही था। निष्कर्ष भी इन्होंने सही लिखा है। इन्होंने भी ये सब जो अभी तक हुए हैं 2005 में जो है काम का अधिकार, या 6 से बच्चों को निःशुल्क जो है एजुकेशन, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, ये सब डीपीएसपी का पार्ट था। पहले पंचायती राज सबसे बड़ा, 73वां 74वां संशोधन, जो वन जीव संरक्षण 1972 में, प्रसूति प्रसूति अधिनियम, कृषि समुदाय, ये सब भूमि सुधार कानून, ये सब पहले डीपीएसपी का पार्ट। इन्होंने यहाँ पे अच्छा पॉइंट्स को लिखा है। जहां जहां मैंने बोला कि क्या क्या गलती किए हैं, यहाँ पे पैराग्राफ वहां से शुरू किए हैं और पैराग्राफ को जो है लंबा किए हैं, इसका आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये देखिए एक क्वेश्चन है, लास्ट में बता रहा हूँ। बिम्स्टेक के जो है संपन्न हुए 5वें शिखर सम्मेलन के महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा कीजिए। अब भारत के लिए बिम्स्टेक का क्या महत्व है, इससे जुड़ी चुनौतियों को भी लिखिए, चैलेंजेस को भी लिखिए। यहाँ पे आपको पहले क्या है, अभी 5वां शिखर सम्मेलन बिम्स्टेक का हुआ, उसमें क्या क्या महत्वपूर्ण बिंदु, क्या क्या जो है इस बिंदु पर जो है निष्कर्ष हुए, क्या जो है एक निष्कर्ष निकल के आया, किस बिंदु पर सहमति हुई, असहमति हुई, तो क्या क्या चर्चाएं हुई उसके बारे में लिखना है। और क्या है भारत के लिए बिम्स्टेक का क्या महत्व है, इससे जुड़ी चैलेंजेस को भी लिखिए। तो हमको यहाँ पे क्या लिखना, बिम्स्टेक क्या है, बिम्स्टेक का गठन क्यों हुआ था, किसके कारण हुआ था, समझ इसके बारे में लिखना है। उसके बाद बिम्स्टेक के क्या उद्देश्य हैं, इसके बारे में लिखना है। उसके बाद हमको क्या है कि उसके बाद हमको लिखना है जो 5वें शिखर सम्मेलन में जो भी बैठक में जो भी नया बात 4-5 निकल के आया है उसको यहाँ पे लिखना है। भारत के लिए इसके क्या महत्व है और क्या चुनौतियां हैं, चैलेंजेस तो सब जगह चाइना ही बन के आता है, समझ रहे हैं बात को। तो यहाँ चैलेंजेस जो है चाइना ही मेन पॉइंट है, वहाँ चाइना वाला पॉइंट लिख रहे हैं तो आपका जो है क्वेश्चंस का वेट बढ़ेगा। इन्होंने गलतियां क्या किया है और क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले उन्होंने अच्छी बात देखी, यहाँ पे इन्होंने क्या लिखा है कि क्वेश्चन जो है वो उतार दिए हैं। हाल ही में बिम्स्टेक का क्षेत्रीय समूह का कोलंबो में जो है चर्चाएं हुई, जिसमें निम्नलिखित चर्चाएं हुई। फिर उसके बाद इन्होंने बिम्स्टेक का क्षेत्रीय, फिर ये बिम्स्टेक के बारे में बताने लगते हैं, तो यही भी गलती हो जाती है। इनको यहाँ बिम्स्टेक के बारे में बताना चाहिए। इन्होंने बोला है कि जो 5वें शिखर सम्मेलन हुआ उसकी जो है चर्चाएं की जो मुख्य पॉइंट है इस प्रकार है, और यहाँ पे बगल में चर्चाएं क्या कर रहे हैं, बिम्स्टेक के बारे में बता रहे हैं। ये गलती ना करें, समझ रहे हैं बात को। आपको बिम्स्टेक के बारे में यहाँ पूरा डिटेल लिखना था। ये एक अच्छी बात है कि इन्होंने देखिए फिगर बनाया कि बिम्स्टेक का जो
जो जो देश आते हैं उसके बारे में इन्होंने यहाँ पे बताया। बहुत अच्छा बात, यहाँ पे फिगर मैंने आपको बताया था, बहुत अच्छा बात, फिगर आप बनाइएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे इस टाइप का नहीं लिखना है। एक चीज और गलती है, जब भी आप लिख रहे हैं तो ये नहीं कि आपको ये मैप है, मान लीजिए या तो आप साइड में थोड़ा बनाइए, उसके बाद ये बीच में पूरा लिखिए। यदि आप मान लीजिए आप बीच में लिख लिए तो ऐसा नहीं कि इसको छोटा करना है, ऐसे करके जो है ये बेकार है, ये अच्छा नहीं लग रहा है। तो इस चीज का भी ध्यान रखिएगा, मैप को बना करके हमको लिखना छोटा। या तो आप क्या करिए, नेक्स्ट पेज में यदि आपका पेज नहीं बच रहा है तो नेक्स्ट पेज में लिखिए या इसके नीचे लिखिए, ठीक है। यदि आपका पेज है, जगह है, तो इसके नीचे लिखिए, ठीक है। इसके बगल में थोड़ा नहीं लिखना, या तो आप फिगर को छोटा कर दीजिए। समझ रहे हैं बात को? तो इसका आप ध्यान रखिएगा। इन्होंने बिम्स्टेक के बारे में बताया, मगर उससे पहले दूसरा चीज का, फिर उन्होंने बिम्स्टेक का 5वां शिखर सम्मेलन इतना को संपन्न हुआ, कोलंबो में संपन्न हुआ था, कब? मार्च में। और बिम्स्टेक के 5वें शिखर सम्मेलन की मुख्य इस प्रकार है। इस सम्मेलन में ये पॉइंट इन्होंने बताया है, ये बात हुई, सही है। क्या क्या पॉइंट निकल, 3 समझौते पे आपसी समझौता बनी, कौन कौन सा, ये भी सही है, उन्होंने बताया। तो भूमिका का निर्वाह कर सकेगा। भारत के लिए बिम्स्टेक का महत्व, बहुत अच्छा पॉइंट। देखिए ये गोला करके ये जो है चार्ट टाइप का बना दिए हैं, तो ये भी अच्छा है, बहुत अच्छा, ठीक है। ये होना चाहिए बॉडी में। तो बिम्स्टेक से जुड़ी चुनौती, देखिए आप यदि इसको यदि कर रहे हैं तो ये भी अच्छा पॉइंट है। या नहीं तो लिख सकते हैं कि भारत के लिए बिम्स्टेक के लिए चुनौतियां क्या क्या, महत्व है, सॉरी महत्व की बात कर रहा है, पहला था महत्व की बात। तो ए क्या महत्व था, बी या 1 2 या रोमन में 1 2, सी डी ई, ऐसे करके भी आप लिख सकते हैं, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। ये भी अच्छा है, वो भी अच्छा है। मान लीजिए पॉइंट में भी लिखना चाहें, जो जिनकी आदत है, तो ऐसे भी लिख सकते हैं। बिम्स्टेक से क्या क्या चैलेंजेस है इन्होंने लिखा, और इन्होंने निष्कर्ष लिखा है कि कहा जा सकता है कि दक्षिण की असफलता के बाद दक्षिण एशिया में दक्षिण, बहुत अच्छा पॉइंट, बहुत अच्छा पॉइंट। इन्होंने क्या बोला है कि जैसे सार्क का सम्मेलन होने रहा है कि भारत पाकिस्तान की क्या है आपसी जो है लड़ाई के कारण, और वो जो है ज्यादा असफल रहा है, तो ये इन्होंने बोला है कि दक्षिण की असफलता के बाद दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया देशों के मध्य सहयोग एवं प्रगति की है, और बंगाल की खाड़ी को और संपर्क सुरक्षा समृद्धि और एकजुटता आवश्यक है। बहुत अच्छा निष्कर्ष इन्होंने लिखा है, वेरी गुड, इन्होंने निष्कर्ष बहुत अच्छा लिखा है। तो आप भी इस तरह से लिख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात इनको भी मैं बोलना चाहूंगा, राइटिंग में थोड़ा जो है आप भी सुधार करें, राइटिंग में सुधार करें, और क्वेश्चंस को समझें। आपने क्वेश्चंस को समझा है अच्छा से, मगर फिर भी आपका जो इंट्रोडक्शन था वहीं पे गड़बड़ हो गया। तो मान लीजिए आपके बॉडी अच्छा है, निष्कर्ष अच्छा है, तो इंट्रोडक्शन अच्छा नहीं होगा, तो मान लीजिए ये मान लीजिए चाचा जी पढ़ेंगे नहीं इसको, चाचा जी बोले तो प्रोफेसर साहब तो पढ़ेंगे ही नहीं चेक करने वाले, तो फिर आपको लिख के क्या होगा। आपको, आपने निष्कर्ष अच्छा लिखा है, बॉडी अच्छा लगता है, तो इंट्रोडक्शन भी अच्छा लिखिए, तब ना आपको यहाँ नीचे तक पढ़ेंगे, नहीं तो फिर वही 1 2 नंबर दे के 5 7 नंबर दे के एक आंसर पे छोड़ देंगे, ठीक है। देखिए दोस्तों, और एक चीज और भी कि आप मेरे एप्लीकेशन में जो है मायोलन प्रेप पे, मायोलन प्रेप जो एप्लीकेशन है हमारा, वहां आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पे आपको जो है पीटी के काफी सारे क्वेश्चंस पड़े हुए हैं, 15,000 से ज्यादा क्वेश्चंस है, हर सब्जेक्ट का, हर टॉपिक का। कम से कम एक टॉपिक से 200-300 क्वेश्चंस आप मिलेंगे। यकीन रखिए यदि आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चंस का कर रहे हैं वो आपके लिए उतनी ही अच्छा होगा। पर से मान लीजिए आप पढ़ ही लिए हैं और क्वेश्चंस का ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस किए ही नहीं है, तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। इसीलिए ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए माय ऑनलाइन प्रेप में आप जा सकते हैं और वहां पे डाउनलोड करके आप क्वेश्चंस को जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसका ध्यान रखिएगा। तो आज यही 2-3-4 क्वेश्चंस मैंने अब डिस्कशन किया और इसमें बताया कि क्या क्या आप गलतियां करते हैं, ये गलतियां आप ना करें, और आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करिए। डर को कैसे खत्म करना उसको मैंने तमाम सारी चीज बताया। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और इस वीडियो से आपको कई चीज जो आप कमियां रह गई थी वो दूर हो जाएंगी। तो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करिए और जो है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। देखिए हम मेहनत करते हैं और यदि आप वीडियो को शेयर नहीं करिएगा और हम जो ज़्यादा से ज़्यादा, तो हम क्या करेंगे, तो हमारा मेहनत जो है असफल हो जाएगा। इसीलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए। थैंक यू।